हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल डायरी पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2022 के लिए टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम लोग ग्राम्य समाज एवं विकास और जीके जीएस के 10-10 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, ये 10-10 क्वेश्चन जो हैं वो टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और हम लोग 20 क्वेश्चंस को विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। जिस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जरूरी होगा वो मैं आपको बता दूंगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मान के चलिए आपकी यहाँ पर सिर्फ 20 क्वेश्चन का नाम है, पर वो 30, 35, 40 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ग्राम्य समाज एवं विकास का 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं और जीके जीएस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं। तो दोनों मिलाकर 50 नंबर की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। विश्वास करिएगा, आप इस सीरीज को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका 45 प्लस नंबर कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय ग्रामीण समाज को मुख्यतः किसमें बांटा जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 1 है जमींदारी वर्ग एवं काश्तकार वर्ग। ऑप्शन नंबर बी है जनजातीय समाज और जमींदारी वर्ग। ऑप्शन नंबर सी है जनजातीय समाज और कृषक समाज। और ऑप्शन नंबर डी है उच्च जाति एवं निम्न जाति समूह। तो दोस्तों, मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप लोग सोचकर बताइए कमेंट में कि कौन सा आंसर सही होगा इसमें। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, जनजातीय समाज और कृषक समाज। हम लोग को पता है कि अगर हमको ग्रामीण समाज बनाना है तो ग्रामीण समाज में जनजातीय लोग और कृषक दोनों लोग शामिल होंगे, तभी हमारा ग्रामीण समाज बन पाएगा। ग्रामीण समाज सिर्फ जमींदारी और काश्तकारों से नहीं चल सकता है और सिर्फ जनजातीय और जमींदारों से भी नहीं चलेगा। उच्च जाति एवं निम्न जाति का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है, यहाँ पर देखिए लिखा है जनजातीय समाज और कृषक समाज। भाई, जहाँ पर किसान नहीं होंगे तो वहाँ पर तो कोई भी डेवलपमेंट हो नहीं सकता, ये हम सभी को पता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसमें यह है कि कृषक समाज और जनजातीय समाज दोनों मिलकर ही ग्रामीण समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लायक होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, छोटे खसकों का मापन होता है। छोटे खसकों का मापन किससे होता है। ऑप्शन नंबर 1 है इस्पात टेप से। ऑप्शन नंबर बी है इनवार फीता से। ऑप्शन नंबर सी है धातु के टेप से। ऑप्शन नंबर डी है साधारण चैन से। आपके पास 10 सेकेंड का समय है, आप सोचकर बताइए क्या हो सकता है। दोस्तों, 10 सेकेंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। हम लोग अगर एक ही क्वेश्चन पर ज़्यादा समय दे देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर होने लगोगे। तो समय का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने मैंने 10 सेकेंड ही रखा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर नंबर डी, साधारण चैन से। ठीक है दोस्तों, साधारण चैन होता क्या था, बेसिकली ये लोहे की चैन होती थी जिसमें कड़ियाँ लगी होती थी इस तरह से, और बहुत सारी कड़ियों को जोड़कर ये एक चैन बनाया जाता था जो कि काफ़ी लंबा हुआ करता था। इस तरह से आपने देखी होगी जंजीर बहुत सारी, मतलब गांव में जैसे हमारे पालतू जानवरों को जंजीर पहना जाती है, उसमें कड़ियाँ जुड़ी होती है ना, ठीक उसी प्रकार से रहता था पर काफ़ी बड़ा होता था। तो ये था साधारण चैन, और चैन को ही इनवार कहा जाता है। चैन और इनवार ये दोनों लगभग एक ही जैसा होता था, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर इस्पात टेप जो है, आपने देखा होगा जब घर बनाने वाले मिस्त्री आते हैं उनके हाथ में एक रहता है ना, फीता रहता है जो ऐसे गोल सा होता है और उसमें से खोलते ही इसे बड़ा सा फीता निकल जाता है। तो वो जो इंची टेप जिसको कहते हैं लोहे वाला, वही है इस्पात टेप, और धातु का टेप भी उसी वही चीज़ होता है, ठीक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है, साधारण चैन से।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध थे? मतलब कि टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर बी है महालवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर सी है अस्थाई बंदोबस्त, और डी है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। आप लोग बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 1, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। टॉमस मुनरो जो थे वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबद्ध थे। अब मैं आपको बता दूं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1792 में मद्रास प्रेसिडेंटी, मतलब उस समय वो मद्रास के अंदर आता था। मद्रास के 12 महल, 12 महल एक जिला था। ठीक है दोस्तों, तो 12 महल जिले में लागू किया गया था ये सबसे पहले। और इसके तहत रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत जो हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी उस समय, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कंपनी, कंपनी से मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कंपनी और जो हमारे रैयत का मतलब किसान होता है, रैयत का मतलब होता है किसान। तो यहाँ पर कंपनी जो हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके और किसानों के बीच में सीधा समझौता था। सीधा समझौता था कर को लेकर कि आप हमको कितना कर देंगे और किस तरह से कर की वसूली की जाएगी। इसके लिए जो है किसी भी बिचौलिए की या किसी बड़े जमींदार की मतलब कोई बीच में काम नहीं था। कंपनी सीधा जो है किसानों से संपर्क किया करता था और उनसे कर वसूल लेता था। तो ये था हमारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अब ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है महालवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर बी में है महालवाड़ी बंदोबस्त। तो महालवाड़ी बंदोबस्त में क्या होता था कि इसमें जो है जो गांव का प्रधान होता था, गांव का प्रधान, तो हम जो गांव के किसान हुआ करते थे वो गांव के प्रधान के जरिए लगान को जमा करते थे। जो हमारा कर होता था उसको कंपनी के पास जमा करते थे प्रधान के जरिए, और ये कुल जो भूभाग था, मतलब कुल खेती करने लायक जो जमीन थी उसके 30% भाग पर लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, महालवाड़ी बंदोबस्त गांव के प्रधान के जरिए इसमें कर जो है किसान जमा किया करते थे कंपनी में, जो कि कुल भाग का 30% भूभाग पर लगाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त की बात अगर मैं करूं तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये बात कई बार पूछा जा चुका है। तो अस्थाई बंदोबस्त में मैं आपको बता दूं कि वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल का गवर्नर था वहाँ पर उसने किसानों के ऊपर अलग अलग तरीके के बहुत सारे कर लगा दिए थे, जिससे बंगाल के जो जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो कंपनी ने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लगाए गए करों को हटाने और किसानों को उनका हक देने के लिए सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया बंगाल और कहा गया कि आप जाइए और किसानों की जो समस्या है, बड़े बड़े जो जमींदार हैं उनकी जो समस्या है उसका निपटारा करिए। तब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 ईस्वी में 22 मार्च 1793 ईस्वी में
सर्वप्रथम अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त। दोस्तों सॉरी, राइटिंग सही नहीं जा रही है तो आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को सर्वप्रथम अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया था और इसे इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं। तो इस बंदोबस्त के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जो जमींदार थे, वहाँ के जो बड़े जमींदार थे, जमींदार को उनकी ज़मीन दे दी गई और एक उनसे एक शुल्क लिया गया, ठीक है। एक अस्थाई शुल्क लागू करके जमींदारों को ज़मीन दे दिया गया और कहा गया कि आप इस ज़मीन के मालिक हैं 10 साल के लिए। उसके बाद वो जमींदार जो होता था उस पर खेती बाड़ी करता था और वो उसका स्वयं मालिक हो गया, ठीक है। तो जो ज़मीन पहले कंपनी की हुआ करती थी वो ज़मीन अब बड़े बड़े जमींदारों की हो गई और वो उसके मालिक स्वयं हो गए और उसके लिए उनको पैसा देना पड़ा कंपनी को। जमींदार की अगर मृत्यु हो जाती थी तो जो ज़मीन उसका रहता था वो स्वयं ही उसके बेटे के या जो और घर में रहते थे लोग उनके नाम पर हो जाता था, फिर वो उसको इस्तेमाल करते थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, इसको अस्थायी रूप से लागू कर दिया कि आज से ये ज़मीन आपकी है और आप इतना शुल्क दे देंगे सरकार को तो ये ज़मीन आपके पास रहेगी, ये आपकी हो गई। इसी को अस्थायी बंदोबस्त नाम दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको उम्मीद है कि अस्थायी बंदोबस्त समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 भी निम्न में से किससे से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों का विधिमान्य किए जाने से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन बी, भूमि सुधारों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने के संबंधित में 31 भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। मतलब ये तीनों ऑप्शन सही हैं। आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आप सब समझ गए होंगे कि यहाँ होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो तीनों बातें लिखी गई हैं ये सभी 31 बी से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 बी से संबंधित ये तीनों चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर ए भी है, बी भी है और सी भी है, इसलिए हमारा उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने वर्ष 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया था? ठीक है दोस्तों राजस्व मंडल, तो आप ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो आप बताइए कि किस राज्य ने सर्वप्रथम राजस्व मंडल विघटित या लागू किया था? तो दोस्तों समय को बर्बाद नहीं करते, मैं बता देता हूं आपसे। इसमें है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है पश्चिम बंगाल। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल ने राजस्व मंडल विकसित किया था। अब जब राज्य के नाम आ ही गए हैं तो हम लोग इसके सीएम, गवर्नर, लोकसभा, राज्यसभा की सीटें भी जान लेते हैं, क्योंकि अभी जल्दी में ही पश्चिम बंगाल में और अभी चुनाव हुए हैं। तो हो सकता है, और अपने यहाँ यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं, तो हो सकता है कि चुनाव से संबंधित कोई क्वेश्चन ले ले। तो क्या पूछ सकता है आपसे? गवर्नर और सीएम, या तो सीटें पूछ लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। तो हम लोग लगे हाथों देखते चलते हैं। तो बंगाल के सीएम आपको पता है ममता बनर्जी हैं।
ममता बनर्जी सीएम हो गई, और यहाँ पे गवर्नर गवर्नर ममता बनर्जी सीएम, और गवर्नर कौन हो जाएगा हमारा, जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, गवर्नर हमारे हो जाएंगे जगदीप धनखड़। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैं अगर लोकसभा की बात करूँ सीटों की, तो लोकसभा की 42 सीटें हैं। राज्यसभा की अगर सीटों की बात करूँ तो 16 सीटें हैं। और अगर विधान परिषद की बात करूं, या सॉरी विधानसभा की, तो विधानसभा की जो सीटें हैं, जिस पर अभी जल्दी में ही चुनाव हुए हैं, 294 सीट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखना। तो ये हो गया हमारा बंगाल के लिए। तो इसी प्रकार अब हम लोग हरियाणा के लिए भी देख लेंगे। तो हरियाणा के जो हमारे सीएम हैं, हरियाणा के सीएम कौन हो जाएंगे, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है दोस्तों, मनोहर मनोहर लाल खट्टर, ये हमारे सीएम हो गए। गवर्नर की अगर बात करूं, जिसको राज्यपाल कहा जाता है, तो बंदारू दत्तात्रेय, बंदारू दत्तात्रेय, ये हमारे गवर्नर हो जाएंगे। यहाँ पर लोकसभा की सीट जो है वो 10 है। राज्यसभा की सीट 5 है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। और विधानसभा की विधानसभा की 90 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग आएंगे बिहार की तरफ। बिहार के सीएम आपको पता ही हैं, नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार। और यहाँ पर गवर्नर बनवारी लाल, सॉरी फागू चौहान, फागू चौहान। फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। लोकसभा की 40 सीटें और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, और विधानसभा की हैं कुल 75 सीटें। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया बिहार के लिए। अब हम लोग आएंगे पंजाब की तरफ। तो पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह। ठीक है दोस्तों, चरणजीत सिंह जी हैं। ये हमारे बंगाल के सॉरी पंजाब के सीएम हो गए। और गवर्नर की अगर बात किया जाए, तो गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हो जाएंगे। बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 13 और राज्यसभा की सीटें हैं 7। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे 4 राज्य। आगे आने वाले, आगे जैसे जैसे जो जो राज्य आएंगे उनके गवर्नर सीएम हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिला प्रशासन के स्तर हैं। कौन कौन से स्तर हो सकते हैं जिला प्रशासन के? तो पहला है जिला, दूसरा है तहसील, तीसरा है उपखंड और चौथा है ये सभी। तो आप लोग बताइए जिला प्रशासन के स्तर कौन सा है दोस्तों?
10 सेकेंड का टाइम है, आप लोग बताइए जल्दी से क्या होगा, कमेंट करिए। पहला है जिला, दूसरा है तहसील, तीसरा है उपखंड, चौथा है ये सभी। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, तहसील। ये जिला प्रशासन के स्तर पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्व मंडल तथा राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों में राजस्व से तात्पर्य है। राजस्व से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए है भू राजस्व तथा कृषि, ऑप्शन बी है बिक्री कर तथा उत्पादन कर, ऑप्शन नंबर सी है आयकर, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। आप लोग बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके आप बताइए। दोस्तों चैनल को लाइक करते रहिएगा, इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। दोस्तों ये आपके बहुत काम आने वाला है, आप डेली जुड़े रहिए चैनल से और पढ़ते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भू राजस्व तथा कृषि। भू राजस्व तथा कृषि। देखिए जमीन, भू राजस्व जमीन से जो राजस्व आता है, जो पैसा मिलता है, और कृषि से जो पैसा मिलता है, यही राजस्व मंडल में राजस्व का तात्पर्य है। ठीक है, राजस्व का तात्पर्य क्या है? भू राजस्व तथा कृषि से। बिक्री कर तथा उत्पादन कर, ये तो कर में आ जाता है। आयकर, ये भी कर है, लगान है एक तरह से। ठीक है दोस्तों, उपर्युक्त तो सभी हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, या राज्य सरकार के पास है, या पंचायती राज्य संस्थाओं के पास है, या ए तथा बी दोनों के पास है? तो आप लोग जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, या पंचायती राज्य संस्थाएं, या दोनों के पास? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्य सरकार के पास। भूमि सुधार पे कानून राज्य सरकार बनाती है, ये केंद्र सरकार के अंडर में नहीं काम करता है, ये राज्य सरकार के अंदर काम करता है। ठीक है दोस्तों, बाकी पंचायती राज्य संस्थाएं ये भी इसमें शामिल नहीं है, इसमें जो कानून बनाना होगा वो सिर्फ राज्य सरकार ही बनाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भू मापने में नहीं किया जाता है? भू मापने में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जरीब, ऑप्शन नंबर बी है कंपास, ऑप्शन नंबर सी है थियोडोलाइट, और ऑप्शन नंबर डी है बैरोमीटर। जल्दी से बताइए कि किसका काम जमीन को नापने से नहीं है या भू को मापने से नहीं है। आप लोग बहुत समझदार हैं, इसका आंसर तो आपने दे भी दिया होगा अब तक। तो इन सभी में आपको एक ही चीज़ दिख रहा है कि जो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है वो है ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर। ठीक है दोस्तों, बैरोमीटर क्या करता है मैं आपको बता दूं। बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब को नापते हैं, वायुमंडलीय दाब। ठीक है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब। जब बैरोमीटर में जो पारा भरा होता है, जब टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है, तो हमको पता चल जाता है कि आंधी या तूफान जैसा कुछ लक्षण बन गया है, आंधी या तूफान आने वाला है। तो बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब नापते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी, यही सही ऑप्शन है। जरीब क्या होता है? जरीब के बारे में हम आपको बता दें अगर, तो यह भूमि मापने की एक इकाई होती थी। यह लोहे और अथवा लोहा या स्टील दोनों में से किसी एक का बना होता था। इसमें 100 टुकड़े या कड़ियाँ जुड़ी होती थी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कहेंगे कि यह भूमि मापने की भूमि भूमि मापने की इकाई है। यह भूमि मापने की इकाई है। यह लोहे अथवा स्टील से बनी होती थी। यह लोहे अथवा स्टील से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें इसमें जो है 100 टुकड़े या कड़ियाँ कह दो, इसमें की 100 कड़ियाँ होती थी। ठीक है, इसमें 100 कड़ियाँ लगी होती थी।
100 कड़ियाँ होती थी। तो ये है हमारा जरीब। जरीब कई प्रकार का होता था। जरीब के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है गंटर जरीब। पूछ सकता है आपसे कि गंटर जरीब क्या होता है। गंटर जरीब, तो गंटर जरीब में दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि गंटर जरीब की लंबाई आपसे पूछ सकता है ऑप्शन में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा गंटर जरीब। तो गंटर जरीब की जो लंबाई होती थी, यहाँ पर लिखेंगे लंबाई। गंटर जरीब की लंबाई 64 फीट होता था। 64 फीट, 64 फीट लंबा। ठीक है दोस्तों, 64 फीट लंबा होता था हमारा ये जरीब, गंटर जरीब। दूसरा है हमारा रेवेन्यू जरीब। रेवेन्यू रेवेन्यू जरीब दोस्तों, रेवेन्यू जरीब जो होता था ये 33 फीट लंबा और 16 कड़ियों वाला होता था। ठीक है दोस्तों, 33 फीट लंबा होता था और इसमें 16 कड़ियाँ होती थी। कड़ियों का मतलब वही है, मतलब टुकड़े होते थे समझ लो। तो 16 कड़ियाँ होती थी इसमें। यह था रेवेन्यू जरीब। तीसरा था इंजीनियरिंग जरीब। ठीक है दोस्तों, तीसरा था इंजीनियरिंग जरीब। इंजीनियरिंग जरीब 100 फीट लंबा होता था और 100 कड़ियों वाला होता था। 100 फीट लंबा तथा 100 कड़ियों वाला होता था। 100 कड़ियों वाला। ठीक है दोस्तों, 100 कड़ियों वाला होता था और 100 फीट लंबा होता था इंजीनियरिंग जरीब। इसके अलावा एक आता था मीटर जरीब। ठीक है दोस्तों, चौथा मीटर जरीब। तो मीटर जरीब जो होता था ये 20 से 30 मीटर लंबा होता था। फिट नहीं, मीटर की बात हो रही है। 20 से 30 मीटर लंबा, 20 से 30 मीटर लंबा और 100 कड़ियों वाला होता था। ठीक है दोस्तों, 20 से 30 मीटर लंबा तथा 100 कड़ियों वाला होता था। 100 कड़ियों वाला होता था। और इसमें एक चीज और था कि हर 5 मीटर पर एक टैग लगा होता था। ठीक है दोस्तों, हर 5 मीटर पर एक टैग लगा होता था। टैग, ठीक है दोस्तों, टैग मतलब समझ लो निशान लगा होता था कि ये 5 मीटर हो गया है। टोटल 100 कड़ियों वाला था, 20 से 30 मीटर का होता था। प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं, पुराने समय की बात करूं, तो एक और होता था जिसको कहा जाता था मुगल काल शाहजहानी जरीब। मुगल काल शाहजहानी जरीब। मुगल काल का मुगल काल का शाहजहानी जरीब। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मुगल काल शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती थी। तो आप लोग लिखेंगे कि ये जो है 165 फीट लंबा होता था। ठीक है दोस्तों, 165 फीट लंबा, 165 फीट लंबा होता था। इसी को गंटरी जरीब भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, मुगल काल के जो शाहजहानी जरीब थी इसी को गंटरी जरीब भी कहा जाता था। देखो ऊपर मैंने गंटर जरीब बताया आपसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये गंटर जरीब बताया है, पर ये क्या है, गंटरी जरीब है, गंटरी। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे
इसी को गंटरी जरीब भी कहते हैं। और इसकी लंबाई देखो, जो वहां पर 165 फीट लंबी थी, वो यहाँ जब उसका नाम मतलब शाहजहानी जरीब से हटाकर गंटरी जरीब रखा गया, तो इसकी लंबाई जो है वो 132 फीट हो गई। ठीक है, तो इसी गंटरी जरीब कहते हैं और इसकी लंबाई 132 फीट हो गई। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको जरीब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊं कि थियोडोलाइट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, थियोडोलाइट आपने देखा होगा सड़क के किनारे या जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब बिल्डिंग बन रही है, जैसे ब्रिज बन रहा है या फिर सड़क ही बन रहा है, तो वहाँ पर आपने एक दूरबीन की तरह देखा होगा, जो इंजीनियर खड़ा होकर दूर तक देखता है दूरबीन से कि जमीन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, यहाँ पे ये कोण बताता है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या कोण है। ठीक है, तो वो जो चीज़ होती है वो थियोडोलाइट उसको कहते हैं। वो भी एक जमीन को नापने वाला ही यंत्र है। ठीक है, कंपास, कंपास आपको पता ही है, कंपास से भी ये समझ लो दिशा सूचक होता है, दिशा बताता है और ये बताता है कि हमको किस दिशा में किस ज़मीन पर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कहीं ना कहीं ज़मीन से संबंधित है, जबकि बैरोमीटर, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापने के काम आता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आ गया कि मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 100, ऑप्शन नंबर बी है 150, ऑप्शन नंबर सी है 119 और ऑप्शन नंबर डी है 112। तो आप लोग बताइए दोस्तों कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या पूछ रहा है। मीट्रिक जरीब में, ये भी जरीब का एक प्रकार है, यहाँ से एक और हमको पता चल गया, एक और प्रकार का जरीब। तो मीट्रिक जरीब भी आपसे पूछ सकता है कि मीट्रिक जरीब क्या होता है। तो मीट्रिक जरीब में अगर कड़ियों की संख्या पूछी जाए तो 100 कड़ियाँ होती हैं इसमें। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे 100 कड़ियाँ होती थी मीट्रिक जरीब में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अब हमारा जीके जीएस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। इसके पहले हमने ग्राम्य समाज एवं विकास के 10 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो दोस्तों इसमें 11वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, ऑप्शन नंबर बी है राज्यों के लिए अनुदान, ऑप्शन नंबर सी है रक्षा व्यय, ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक सेवाओं पर व्यय। आप लोग सोचकर बताइए जल्दी से कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। इसमें आपके पास 10 सेकंड का समय है, तो जल्दी से सोचिए और कमेंट करिए कि कौन सा क्वेश्चन सही है इसमें। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है रक्षा व्यय, ये केंद्र सरकार के विकास व्यय में नहीं आता है। रक्षा व्यय जो होता है, रक्षा के ऊपर जो खर्च करती है सरकार, ये अलग से बजट निकालती है, अपना जो बजट होता है सरकार का। और रक्षा व्यय ये अलग चीज़ है भाई। देखिए सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, ये तो जन कल्याण के लिए है। राज्यों के लिए अनुदान, राज्य के लिए जो पैसा देना है, ये भी एक तरह से समझ लीजिए कि आम जनता के लिए ही खर्च कर रही है। पर ये रक्षा व्यय जो होता है ये आम जनता के लिए नहीं होता है, ये देश की सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये जो है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं रहता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे रुधिर में, रुधिर का मतलब जानते हैं आप लोग, जिसको ब्लड खून कहते हैं हम लोग, तो हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, और उस प्रोटीन का क्या नाम है आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है, मतलब ए है कोलिजन,
ऑप्शन नंबर बी है मायोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी है क्रिएटिन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर एक जो है मैं लिख दे रहा हूँ कोलेजन। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में कोलेजन कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन है मायोग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, चौथा है क्रिएटिन। तो बताइए कि हमारे जो खून में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, किस प्रोटीन के द्वारा होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारे शरीर में खून के जरिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है। रक्त में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है ये। इसके कमी के कारण शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शरीर में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है ये, एक प्रोटीन होता है जिसकी कमी के कारण जिसके कमी के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको हीमोग्लोबिन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ कि ये कोलेजन क्या होता है। कोलेजन, ठीक है दोस्तों, शरीर को स्वस्थ स्वस्थ रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये शरीर को स्वस्थ रखता है, शरीर को स्वस्थ स्वस्थ और तंदुरुस्त रखता है। ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखता है और ये हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। कोलेजन ये शरीर को स्वस्थ रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और जो हमारी स्किन होती है, चेहरा, त्वचा, उसको सुंदर बनाता है। तो त्वचा को सुंदर बनाने का काम करता है, सुंदर बनाने का कार्य करता है क्या, कोलेजन। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कोलेजन क्या है। जब ये शरीर को स्वस्थ रखता है, हड्डियों को मजबूत करता है, त्वचा को सुंदर बनाता है, इसके अलावा जो बाल होते हैं ना शरीर में, बालों को मुलायम बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो बालों को मुलायम बनाता है, ये चीज़ भी आप नोट कर लेना। तो ये सब कोलेजन जो होता है इस प्रोटीन के जरिए होता है। अब हम लोग आएंगे ऑप्शन नंबर बी जो है मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन क्या होता है, ये एक लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन होता है। इसमें लौह और ऑक्सीजन दोनों मिक्स होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर लौह प्लस ऑक्सीजन, लौह और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है ये प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, लौह प्लस ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन, लौह और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन होता है। ये सामान्य रूप से सभी स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे ये सामान्य रूप से सभी स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सभी स्तनधारियों में पाया जाता है। ये चीज आप समझ गए। ये मांसपेशियों में चोट के बाद रक्त प्रवाह में पाया जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाता है तो जब खून बहता है ना, तो जो बहता हुआ खून है उस खून में ये पाया जाता है मायोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों,
यह हीमोग्लोबिन से संबंधित नहीं होता है। जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि खून का, अगर खून की बातचीत चल रही है तो हीमोग्लोबिन होगा उसमें शामिल, पर यह हीमोग्लोबिन से कोई संबंध नहीं रखता है। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन से कोई भी संबंध नहीं होता है मायोग्लोबिन का। हाँ, ये मान सकते हो आप कि मायोग्लोबिन जब चोट लगने से खून बहता है तो उसमें मिलता है, पर इससे हीमोग्लोबिन से कोई संबंध नहीं है। ये लोहा प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ एक प्रोटीन होता है और सामान्यतः सभी स्तनधारियों में पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे क्रिएटिन का। जिसके करली बाल होते हैं, टेढ़े मेढ़े से बाल हो जाते हैं, तो उसका जो उसको ठीक करने के लिए क्रिएटिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो करली बालों से या टेढ़े मेढ़े बालों से निजात पाने के लिए हम लोग क्रिएटिन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्रिएटिन भी एक तरह का प्रोटीन ही होता है जो कि बालों को सीधा करने में काम करता है। तो इस तरह से हमने चारों ऑप्शंस को बारी बारी से देख लिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यही सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के हिसाब से। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी 2-3 राज्यों में चुनाव हुए हैं हाल ही में, और 4-5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो पेपर चुनाव के बाद ही होना है, तो हो सकता है आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। मतलब अगर आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, इसका ये कहने का मतलब है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 20 वर्ष। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि अगर आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है तो कितना उम्र होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो अपना ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा की। ठीक है दोस्तों, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, किसके द्वारा मनाया गया ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हिंदू लीग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है मुस्लिम लीग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है ईसाई लीग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है सिख लीग द्वारा। तो आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने मनाया था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। अब मैं आपसे जरा आपको बता देता हूं कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या था उस समय। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का मतलब था कि मुस्लिम लीग वाले जो थे ना, वो ये मानते थे कि अगर हम लोग हिंदू मुस्लिम का दंगा जब करवा देंगे तो उससे परेशान होकर हिंदू और मुस्लिम एक साथ कभी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का जो उद्देश्य था वो हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या था। सिंपल सी बात है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ ना रहें। जैसा कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं कि जिससे हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में दरारें पड़ जाती हैं, पर हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं सोचना है, और बस सभी इंसान होते हैं और सबके बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चौरी चौरा घटना कब हुई थी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और लगभग सबको इसका जवाब पता होगा। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा जल्दी से। पहला ऑप्शन है 13 मार्च 1922,
ऑप्शन बी है 5 फरवरी 1922, ऑप्शन सी है 5 मार्च 1922, ऑप्शन डी है 5 मई 1922। अब चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट करके बता देंगे। तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिएगा चौरी चौरा घटना कब हुई थी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं पर यह डेट 4 फरवरी 1922 भी बताई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी ऑप्शन में रहेगा आपके वो आप टिक कर देना, 4 या 5 में से जो भी रहेगा। तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हुई थी। अब ये चौरी चौरा घटना थी क्या, मैं आपको जरा बता देता हूं। तो देखो ये चौरी चौरा एक जगह का नाम है जो कि गोरखपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा, चौरी चौरा। ठीक है, तो गोरखपुर में चौरी चौरा एक जगह स्थित है। वहां पर क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जो भी प्रदर्शनकारी थे, प्रदर्शनकारी मतलब असहयोग आंदोलन में बहुत सारे प्रदर्शनकारी थे। तो उसमें से कुछ प्रदर्शनकारी ऐसे भी थे जिन्होंने चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था, पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जो कि उस समय ब्रिटिश सरकार की थी, ब्रिटिश इंडियन सरकार की थी पुलिस स्टेशन, उसको जला दिया गया था और वहाँ पर बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, और इसी के वजह से जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि गोरखपुर में स्थित चौरा चौरी नामक जगह पे, चौरी चौरा नामक जगह पे प्रदर्शनकारी ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और बहुत सारे पुलिसकर्मियों को जलाकर मार दिया था। तो दोस्तों ये था चौरी चौरा घटना, जो कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में हुआ था। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युती मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तत्व कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए का है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम, ऑप्शन नंबर डी है ब्रोमीन। मैं आपको बता दूं कि ऋण विद्युती या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तत्व कौन सा तत्व होता है। किसी परमाणु का रासायनिक गुण जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी संयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। मतलब कि जो भी हमारे पास तत्व हैं, ये 4 तत्व हैं, इनमें से वह कौन सा तत्व है जो कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने में ज़्यादा सक्षम है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने में ज़्यादा सक्षम है। ठीक है, तो आप बताइएगा कि इन चारों में से कौन सा तत्व है वो कि जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा तेजी से आकर्षित करेगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है फ्लोरीन, फ्लोरीन ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्लोरीन जो होता है वो सबसे अधिक ऋण विद्युती होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तत्व होता है, सबसे ज़्यादा ये जो है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब मैं अगर परमाणु भार की बात करूं तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 9। ठीक है दोस्तों, यहीं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है 8, सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 11 और ब्रोमीन का जो होता है परमाणु क्रमांक वो होता है 35। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तत्व होता है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्षमता होती है कि ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 17 है, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है। कोपा अमेरिका 2015। ऑप्शन नंबर ए है पेरू, ऑप्शन नंबर बी है चिली, ऑप्शन नंबर सी है अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी है ब्राज़ील। तो आप लोग बताइएगा
कि 2015 में कोपा अमेरिका 2015 किसने जीता था। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना पुराना क्यों पूछा जा रहा है, तो ये अपवाद क्वेश्चन होता है। आप लोगों ने बहुत सारे पेपर दिए होंगे, आपको पता होगा कि कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि दूर दूर तक हमने नहीं पढ़े होते, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कोपा अमेरिका 2015 किसने जीता है। आप लोग वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि 2021 में कोपा अमेरिका किसने जीता था। वो तो आपके काम का चीज़ है ना, तो आप लोग थोड़ा सब्र रखिए, मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कोपा अमेरिका है क्या। कोपा अमेरिका ये जो है बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप। ठीक है दोस्तों, मैन फुटबॉल चैंपियनशिप। ये अंतर्राष्ट्रीय मैन फुटबॉल चैंपियनशिप होता है जिसका नाम है कोपा अमेरिका 2015। तो कोपा अमेरिका 2015 वैसे तो चिली ने जीता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा चिली इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, लगे हाथ तो हम लोग देख लेते हैं कि 2021 का जो कोपा अमेरिका हुआ था फुटबॉल चैंपियनशिप, वो किसने जीता था। तो 2021 का चैंपियनशिप जो है कोपा अमेरिका का, वो जीता है अर्जेंटीना ने। कौन किसने जीता है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने जीता है। ये इसका 15वां टाइटल था, मतलब कि अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका को 15 बार जीत लिया है इसको लेकर। इसके पहले 14 बार जीता था, 2021 में फिर से जीता है अर्जेंटीना ने, तो इसका ये 15वां टाइटल हो गया। और इसका जो मतलब दूसरे नंबर पे जो टीम थी वो थी ब्राज़ील की टीम। ये तो फर्स्ट नंबर की थी जिसने जीता था। सेकंड नंबर की जो टीम थी वो थी ब्राज़ील, रनर अप था ये। ठीक है दोस्तों, रनर अप टीम। कोपा अमेरिका जो फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसमें टोटल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कोपा अमेरिका 2015 के बारे में। तो कोपा अमेरिका 2015 चिली ने जीता था। 2021 का जो है अर्जेंटीना ने जीता है, जो कि हमारे काम की चीज़ है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है। मकर रेखा के दक्षिण में, ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन नंबर बी है भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऑप्शन नंबर सी है कर्क रेखा के उत्तर में। ऑप्शन नंबर डी है भूमध्य रेखा के दक्षिण में। फटाफट से आप कमेंट करके बताइए कि कन्याकुमारी किस दक्षिणी छोर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है मकर रेखा के दक्षिण में। ऑप्शन नंबर बी है भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऑप्शन नंबर सी है कर्क रेखा के उत्तर में। ऑप्शन नंबर डी है भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो दोस्तों यहाँ पर है आपका आंसर भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कन्याकुमारी। ठीक है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत के। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि गांधी जी द्वारा चलाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अगस्त कथन के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर 2 है गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर सी है विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम। और ऑप्शन नंबर डी है नमक कर के विरुद्ध। तो आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए, कौन सा आंसर सही होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए जरा आप लोग जल्दी से कमेंट करके। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नमक कर के विरुद्ध में। नमक कर के विरुद्ध में जब अंग्रेजों ने नमक के ऊपर कर लगा दिया तो गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, इसी के बाद उन्होंने दांडी यात्रा भी शुरू की थी
और खुद का नमक बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20 है, एनपीपी से क्या अभिप्राय है। आप एनपीपी का मतलब क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ऑप्शन बी है नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर सी है नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी है नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट। फटाफट से बता दीजिए दोस्तों कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एनपीपी से क्या अभिप्राय है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एनपीपी का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बेसिकली भारत देश में जो पॉपुलेशन है उसके तहत ये पॉलिसी बनाई जाती है, और हमारे एग्ज़ाम में कोई ना कोई फुल फॉर्म पूछ ही लेता है। तो दोस्तों इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक, मतलब 1 से लेकर 20 तक 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, और इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में भी पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और इसके साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो में जुड़े रहेंगे, इस चैनल से जुड़े रहेंगे बेसिकली, तो हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे हैं इसके पढ़ने के माध्यम से आपके 45+ नंबर तो कोई रोक नहीं पाएंगे। आपका ग्रामीण समाज एवं विकास जो है और जीके जीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसी क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से आपको पूरा करवा दूंगा, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन भी करता रहूँगा, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ आपसे टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज के अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।